एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें दोबारा वही रात दिखाई जाती है जिस रात एना की मदर की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि उस रात यंग एना को भी बेल्स बजती सुनाई दे रही थी झील के किनारे, और थॉमस इसको फौरन गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि जब बेल्स बज रही थी तो एना को सर में शदीद दर्द हो रहा था। खैर, हम देखते हैं कि एना और थॉमस के वहाँ से जाने के बाद एक लड़की की फिगर झील से बाहर आती दिखाई देती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम लाइन में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर माउरो डायरिया को बता रहा होता है कि उनकी मॉम एना कल रात से गायब है और किसी फ़ोन कॉल का जवाब भी नहीं दे रही। और वो डारिया को लास्ट नाइट वाले इंसिडेंट के बारे में भी बता रहा होता है कि कैसे उसने ऊपर एटिक में एक लेडी को देखा था, जिस पर डारिया उसे कहती है कि ये ज़रूर अल्कोहल का असर होगा जो उसने लास्ट नाइट पार्टी में कंज्यूम की थी, इसी वजह से उसे इल्यूजन्स आ रही होंगी। जिस पर माउरो उसे बताता है कि ज़रूर थॉमस इनसे कुछ छुपा रहा है। इतने में थॉमस भी वहां आ पहुंचता है और इनसे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो इनसे कुछ छुपा रहा है। जिस पर माउरो कहता है कि लास्ट नाइट इसने ऊपर एटिक में जो लेडी देखी थी वो बिल्कुल देखने में उसकी मॉम की तरह थी, लेकिन वो एना तो बिल्कुल नहीं थी। जिस पर थॉमस कहता है कि लास्ट नाइट माउरो ड्रंक था, जिसके नशे की वजह से ये सब माउरो के अपने दिमाग के ख्यालात हैं। डारिया उससे पूछती है कि इसकी मॉम एना कहाँ है, जिस पर थॉमस कहता है कि वो माउंटेन्स में गई हुई है, उसे अकेले कुछ वक्त बिताना था इसलिए। इधर माउरो अपनी बात पर कायम रहता है कि इसने एटिक में किसी लेडी को देखा था, जहां थॉमस इसे ऊपर एटिक में ले जाता है और पीछे पीछे डारिया भी वहां आ जाती है। ऊपर जब वो एटिक में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एटिक बिल्कुल साफ और खाली पड़ा था, कि जैसे वहां कुछ था ही नहीं कभी। ये सब देखकर डारिया भी कन्विंस हो जाती है कि ये सब माउरो के अपने दिमाग के ख्यालात थे, क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी। वहीं स्कूल जाते हुए माउरो अपनी बहन डारिया से एना के डिसअपीयरेंस के बारे में बात कर रहा होता है कि वो इन्हें बताए बगैर कैसे कहीं जा सकती है। इस पर डारिया कहती है कि इनकी मॉम पहले भी ऐसा कर चुकी हैं और हो सकता है कि वो वैली ऑफ द सन गई हो, जिसका जिक्र वो पहले भी कई दफ़ा इनके सामने कर चुकी हैं। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एना एक रिस्पॉन्सिबल सिबलिंग की तरह एक्ट कर रही होती है और अपने भाई माउरो की हिम्मत बढ़ा रही होती है इस मुश्किल वक्त में। इधर स्कूल में हम देखते हैं कि मिकी एक्साइटमेंट में लास्ट नाइट वाली अपनी और डारिया की किस के बारे में लूकस को बता बैठती है, जिसे सुनकर लूकस खुश तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उल्टा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि ये साफ था कि वो मिकी को पसंद करता था और इसे मिकी और डारिया का किस करना अच्छा नहीं लगा था। और अब तक हमें ये भी पता चल चुका होता है कि मिकी सिर्फ डारिया में ही इंटरेस्टेड थी, लूकस में नहीं। इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो अपने दोस्त बर्जर के फार्म पर आता है और इसका शुक्रिया अदा करता है लास्ट नाइट वाले फेवर का। यहाँ हमें समझ में आता है कि लास्ट नाइट जब माउरो ने ऊपर एटिक में जाकर एना 2 को देखा था, तो इसके बाद लेट नाइट बर्जर वहां आकर सारी जगह क्लीन कर देता है, और इसीलिए जब सुबह थॉमस और बच्चे ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। खैर, यहाँ थॉमस बर्जर को अपने साथ लेता है और जंगल में दोनों एना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब ये दोनों जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वहीं इन्हें एल्बर्ट भी देख लेता है। यहाँ हमें एक एनिमल भी जख्मी हालत में दिखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इसका ये हाल किसने किया है। इधर स्कूल में ड्यूरिंग लेक्चर क्लारा अपने स्टूडेंट्स को वुल्व्स की एक कहानी सुना रही होती है, जो कि आई गेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर हम देखते हैं कि लूकस और माउरो एक साथ बैठे होते हैं और लूकस माउरो से ये बात उगलवाना चाह रहा होता है कि आया मिलान में इसकी सिस्टर डारिया का कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। जाहिर सी बात है वो मिकी को लेकर बहुत पॉजिटिव था और इसलिए कंफर्म करना चाह रहा था कि कहीं डारिया लेस्बियन तो नहीं है। खैर, इन सवालों का माउरो कोई सही जवाब तो नहीं देता, जिस पर लूकस इसे बुरा भला बोल देता है और माउरो उस पर रिएक्ट करने ही वाला होता है कि उसका हाथ लगने से उसके सामने पड़ा एक ग्लास जार जिसमें एक स्नेक स्पेसिमेन होता है वो गिरकर टूट जाता है और क्लारा इन्हें क्लास से बाहर निकाल देती है एज अ पनिशमेंट। स्कूल के बाद हम मिकी को देखते हैं जो डारिया को अपने भाई माउरो समेत अपने घर लंच पे आने के लिए इन्वाइट करती है, जिसे डारिया एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं इसे लूकस भी मिलता है जो इसे अपने साथ घूमने के लिए चलने को बोलता है, लेकिन मिकी फिर से इसे रिफ्यूज कर देती है, सेइंग कि इसने दोनों ट्विंस को अपने घर लंच के लिए इनवाइट किया हुआ है और इसे घर जाके उसकी तैयारी करनी है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और हम लूकस को बहुत गुस्से में देखते हैं, इतना कि वो मिरर पे जोर से पंच करता है और अपना हाथ इंजर्ड कर बैठता है। वो उसी पर नहीं रुकता, बल्कि बाहर आकर स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट को रोककर इसे मिकी और डारिया की किस के बारे में भी बता देता है। ये न्यूज पूरे स्कूल में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जिसके बाद हम गिलियो के ग्रुप को देखते हैं जो उसे उस बात पर टॉन्ट करते हैं कि इसकी बहन एक लेस्बियन है क्योंकि इसने डारिया को किस किया था। ये बात उस वक्त गिलियो को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डारिया अकेले ही एस्पर्स के घर लंच के लिए आ जाती है। इसे देख के क्लारा शुरू में तो बुरा मानती है और मिकी से बोलती है कि एटलीस्ट उसे शुरू में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि उसने ट्विंस को अपने घर लंच के लिए इनवाइट किया हुआ है। इस पर मिकी कहती है ना डारिया और माउरो को अच्छे से क्यूरॉन में वेलकम करना चाहिए ताकि वो यहाँ एडजस्ट हो सकें। जिस पर क्लारा कहती है कि रायनास फैमिली ने पहले ही उनकी फैमिली को बहुत तकलीफें दी हुई हैं। यहाँ हमें समझ में आती है कि रायनास और एस्पर फैमिलीज का पास्ट रह चुका है कोई,
और वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। खैर थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि एल्बर्ट भी वहाँ आ जाता है और वो इनिशियली डारिया को वहाँ देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर ये सारी फैमिली और डारिया लंच के लिए बैठ जाते हैं। लंच करते वक्त एल्बर्ट बार बार डारिया से उसकी मॉम एना के बारे में पूछ रहा होता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं और कैसी हैं। ये बात कहीं ना कहीं क्लारा को पसंद नहीं आती और वो बीच में एल्बर्ट को बोलती है कि खाना ठंडा हो रहा है, जिस पर एल्बर्ट सख्त लहजे में क्लारा को टोक देता है। ये देखकर मिकी डारिया को लेकर वहाँ से उठ जाती है और अपने रूम में ले आती है। इनके पीछे पीछे गिलियो भी वहाँ आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने वाकई एक दूसरे को किस किया था, कि तभी पीछे से एल्बर्ट आ जाता है और गिलियो को वहाँ से जाने का बोलता है। गिलियो को एल्बर्ट का उससे इस तरह ऑर्डर करना अच्छा नहीं लगता और हम देखते हैं कि इन दोनों बाप बेटे के बीच रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं और फिर ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मिकी डारिया से पूछती है कि क्या मिलान में इसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी, जिस पर डारिया कोई खास जवाब नहीं देती, लेकिन वो मिकी से एक प्रॉमिस लेती है कि नेक्स्ट टाइम वो उससे किसी भी ऐसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगी जो डारिया ने अल्कोहल कंज्यूम करके की हो। मिकी ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि ये इस बात की क्लियर इंडिकेशन थी कि डारिया ने उस दिन उसे जो किस किया था वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल किया था और डारिया उसके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ बर्जर और थॉमस जंगल में एना को ट्रैक करते हुए एक गार के पास जा पहुंचते हैं। थॉमस इस गार के अंदर जाता है और एना का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, जिस पर एना का तो कोई जवाब नहीं आता बल्कि एक भेड़िया इसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर थॉमस वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी इस गार के एंट्रेंस पर एना का मोबाइल पड़ा मिलता है, जिस पर माउरो की कॉल आ रही होती है। थॉमस इसका मोबाइल उठाकर अपनी जैकेट के पॉकेट में डाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल से वापसी पर हमें लूकस और माउरो का साथ दिखाया जाता है, जहां लूकस माउरो से स्कूल वाले एक्ट के लिए माफी मांगता है और इसे स्कूल से अपने मेंशन जाने का एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है। इसके अलावा लूकस माउरो को इसके ग्रैंड डैड यानी थॉमस के इस होटल के बारे में फैली हुई अफवाहों के बारे में भी बताता है, जैसे कि वहाँ पे लोग गायब हो गए थे, मर्डर्स हुए थे और कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी का खात्मा भी वहाँ किया था। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ माइकल ओबर नाम का एक बंदा आ जाता है जो माउरो को कन्फ्रंट करता है कि उसने लास्ट नाइट इसकी बोट चलाई थी उसकी परमिशन के बगैर। वो यहाँ ना सिर्फ माउरो को बल्कि उसकी पूरी रायना फैमिली को भी बुरा भला बोलता है। लूकस फौरन माउरो को लेकर वहां से चला जाता है और इसे टाउन की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि क्यूरॉन हमेशा से इटली का हिस्सा नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वो ऑस्ट्रिया का पार्ट था और इसके बाद से अब तक ये इटली का हिस्सा बन चुका है। बहुत पहले यहाँ एक डैम बनाने का फैसला हुआ था, जिसकी वजह से टाउन की इटालियन और जर्मन कम्युनिटी में दरार आ गई थी। इनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला तो ये कि ये ओल्ड विलेज को फ्लड कर दें और न्यू विलेज में मूव कर जाएं। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये लोग वापस ऑस्ट्रिया चले जाएं। उस वक्त ये टाउन राइनास के कंट्रोल में था जो कि इटालियंस थे, तो उन्होंने टाउन फ्लड करने का फैसला किया। ये बात ओबर्स को बहुत बुरी लगी और उसी वक्त से वो लोग राइनास के अगेंस्ट एक पर्सनल ग्रज रखते हैं और उन्हें बुरा समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ स्कूल में कोई वॉल्स पर मिकी को लेस्बियन लिख देता है और सब इसके सामने खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। ये सब देखकर लूकस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं किया होता। वो फौरन दौड़ के वहां आ जाता है और इसे मिटाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर मिकी और डारिया भी आ जाते हैं। मिकी लूकस को इसकी हरकत पर बहुत डांटती है और ये बोलकर वहां से चली जाती है कि भले ही लूकस पहले इसका बेस्ट फ्रेंड था मगर अब वो इसके लिए मर गया है। ये सुनकर लूकस टूट जाता है। इधर जिम में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए डेविड गिलियन को कुछ पैसे देता है, जिसे देखकर गिलियन का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। अभी हमें इनका सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन आगे चलकर हमें समझ में आ जाएगा कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वहीं दूसरी तरफ लूकस अपने घर में बहुत अफसरदा और टूटा हुआ होता है, लेकिन इसके फादर इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपने बेटे से ज्यादा केयर अपनी कैट फिगारो की कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि लूकस की हालत थोड़ी डाउन है तो वो इसकी केयर करने के बजाय इससे पूछते हैं कि कहीं इसको फ्लू तो नहीं है और इसकी वजह से फ्लू कहीं फिगारो को तो नहीं लग गया। यहाँ एक अजीब चीज होती है, हम देखते हैं लूकस को एकदम से चर्च बेल्स सुनाई देना शुरू हो जाती हैं और वो मिरर में अपने पीछे अपने आप को ही खड़ा देखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम अगेन बर्जर और थॉमस को देखते हैं जो शाम होने के बावजूद जंगल में ही होते हैं। इतने में इन्हें एक गाड़ी के टायर्स के निशान दिखते हैं जो माउंटेन से नीचे जा गिरी होती है। थॉमस बर्जर से बहुत इंसिस्ट करता है नीचे जाके इस गाड़ी को चेक करने के लिए, लेकिन बर्जर इसे रोक देता है क्योंकि उस वक्त बहुत अंधेरा हो गया होता है और उनके पास कोई रस्सी भी नहीं होती। तो वो कहता है कि अगर हम नीचे चले भी गए तो हो सकता है कि हम भी मारे जाएं। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम माउरो को देखते हैं जो मेंशन में अपने रूम में बैठा हुआ अपना ड्रोन कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर फ्लाई कर रहा होता है। जब ड्रोन एटिक से गुजरता है तो माउरो को वहां से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद माउरो फौरन ऊपर वाले फ्लोर पर आता है
और उसे वहां पर एल्बर्ट मिलता है। एल्बर्ट उसे बताता है कि इसने एना के डिसअपियरेंस के बारे में सुना था, तो वो यहाँ आ गया क्योंकि वो और एना बचपन में अच्छे दोस्त रह चुके हैं। वो माउरो से एटिक की विंडोज पे लगी आयरन बार्स के बारे में पूछता है कि ये यहाँ क्यों लगी हुई हैं, जिस पर माउरो कहता है कि थॉमस ने इसे बताया था कि ये रूफ को सपोर्ट करने के लिए लगाई गई हैं। इसके बाद एल्बर्ट माउरो से बोलता है कि अगर इसे एना के बारे में कुछ भी पता चले तो वो सीधा आकर एल्बर्ट को बताए, क्योंकि वो एक माउंटेन रेंजर है और लोगों को ढूंढना इसका काम है। इसके बाद हम माउरो को डारिया से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो इसे अपनी और लूकस के बारे में होने वाली बातचीत के बारे में बताता है और कहता है कि ये होटल एक कर्स जगह है क्योंकि इधर इसकी ग्रैंड मदर ने भी अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ थॉमस आ जाता है और वो अपना जैकेट उतारता है और ये बोलकर वहां से चला जाता है कि वो नहा के आ रहा है, जिसके बाद वो सब मिलकर खाना खाएंगे। थॉमस के वहां से जाने के बाद डारिया फिर से एना के मोबाइल पर कॉल करती है। इतने में माउरो को साथ वाले रूम से किसी मोबाइल के वाइब्रेट करने की आवाज आती है। जब वो वहां जाते हैं तो वो आवाज थॉमस की जैकेट से ही आ रही होती है और फोन निकालने पर इनके हाथ एना का मोबाइल लगता है। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं, जिसके कान में अब बेल्स बहुत शिद्दत के साथ बज रही थी, इतनी कि इसका सर दर्द से फट रहा था, वैसे ही जैसे एपिसोड के स्टार्ट में हम यंग एना को देखते हैं। खैर, इसके साथ हमें लेक दिखाई जाती है जहां पानी में से हम किसी को तो बाहर आता देखते हैं। टू आवर सरप्राइज, जब वो फिगर पानी से बाहर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि लूकस का ही डुप्लीकेट होता है और इसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाती है। अब तक हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि क्यूरॉन में जब भी किसी को घंटियां सुनाई देती हैं तो उसका एक डुप्लीकेट वर्जन उस झील से बाहर आता है। इसका मतलब है कि बचपन में जब एना को वो बेल्स सुनाई दी थी तो उस रात उसका भी डुप्लीकेट वर्जन एना 2 लेक से बाहर आई थी और उसी ने एना की माँ को मारा था। और ऊपर एटिक में इतने साल थॉमस ने एना 2 को ही बंद करके रखा हुआ था, जिसे माउरो ने अनजाने में आकर आज़ाद कर दिया था।